बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, सर्जन जंदाल स्टील टाइकून का पाकिस्तान यूं अचानक आना ये एक निजी दौरा कहलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस पर बड़े सवालिया निशान उठने शुरू हो गए हैं, खास तौर पे उस वक्त जबकि वजीर आजम पाकिस्तान के ऊपर दो और मुश्किलात जो हैं वो ऑलरेडी मंडला रही हों। एक डॉन लीक्स का मामला और उसके साथ साथ पनामा का फैसला। ऑपोजिशन अपने एहतजाजों में लगी हुई है, तो वहां हमने देखा कि जंदाल साहब जो एक टाइकून है, उनका पाकिस्तान में ज़ाहिर कोई कारोबार नहीं है, लेकिन माना जाता है कि सरकार मोदी सरकार के बहुत नजदीक है, उनके फैसिलिटेटर, फाइनेंसर और सपोर्टर भी हैं। क्या ये बैकडोर डिप्लोमेसी है? और अगर ये बैकडोर डिप्लोमेसी है तो इसकी वजाहत उस वक्त क्यों आई जब सोशल मीडिया पे और दीगर लोगों को ये पता चला कि जंदाल साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। वो आए, उसके बाद उनको दो लोगों ने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद उनको प्रोटोकॉल में लेके गए, उनको वीजा 25 अप्रैल को दिया गया था। न्यूज़ वन ने ये एक्सक्लूसिव न्यूज भी ब्रेक की कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट एक बात है जिसने खुद एक सवालिया निशान बना दिया। वो सवालिया निशान क्या है कि ये विजिट ठीक है, दोस्त आपके हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, बट एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुल्क के इस वक्त हालात क्या है, कश्मीर में क्या हो रहा है, और उसके साथ साथ आपको यह देखना होगा कि पाकिस्तान में आपने एक हाजिर ड्यूटी अफसर पकड़ा हुआ है जिसे आप फांसी की सजा देने जा रहे हैं, बल्कि दे चुके हैं। आपने उसका कोर्ट मार्शल कर दिया और उस पर इल्जाम यह है कि उसने संगीन दहशतगर्दी की वारदातों के मंसूबे बनाए और उसके साथ साथ उनको मंसूबों को अमल भी किया पाकिस्तान के अंदर। उसके साथ उसके पस मंजर में एहसान का ये कन्फेशनल बयान सामने आना, जिसमें वो रॉ के और एनडीएस के वाकयात बयान कर रहा है, जिसमें वो बता रहा है इस कन्फेशनल स्टेटमेंट पे कि उसने किस तरह पाकिस्तान की सरजमीन पे 69 लोगों का खून बहाया और उसमें कौन कौन लोग मुलव्विस थे। ये तमाम चीजें मद्देनजर रखते हुए वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे के, इस विजिट का जो जंदाल का और आपस की मीटिंग हुई, इस पर एक बड़ा सवालिया निशान ये है कि जब पाकिस्तान में दो शहरों के वीजे दिए गए, यानी कि लाहौर और इस्लामाबाद, तो उनको एक तीसरा शहर मरी में क्यों ले जाया गया? और अगर मरी में ले जाया गया तो उनके पास वहां का वीजा भी नहीं था। सो ऑब्वियसली दिस इज अगेंस्ट द पॉलिसीज, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, बिकॉज हमारे शहर टू शहर वीजे होते हैं एंड मरी जो है इट्स अ थर्ड सिटी। एक बात तो ये हो गई, लेकिन उसके साथ साथ इस पर बात करेंगे नाजरीन अपने आज तज्जिया निगारों से। और अब TWJ की बड़ी खबर, आप जानते हैं कल हमने इस बात को उठाया था और इस पे हमें बड़ी शदीद हमने इस चीज को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया था कि एक दहशतगर्द जो आपने पकड़ा है, उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट आपने मंजर आम पर लेके आए हैं, ये इज मोर देन इनफ। उसके बाद एक कदम आगे जाकर ISPR के थ्रू आपने एक निजी टेलीविजन से उसका इंटरव्यू करवाया, जबकि पेमरा ने एहसान के इस इंटरव्यू को नशर करने से आज रोक दिया। और उसकी वाज़ेह वजह उन्होंने ये बताई है कि उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में कहा है कि एक निजी टेलीविजन ने बरोज जुमेरात 27 अप्रैल को इस एहसान का इंटरव्यू नशर करना था, जो वाज़े तौर पर पेमरा की हदायत की खिलाफ वर्जी है। और इसकी पहली वजह यह है कि नेशनल एक्शन प्लान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कोड ऑफ कंडक्ट 2015 शिक नंबर 3/3 के तहत जारी की गए इस नेशनल एक्शन प्लान की नोटिफिकेशन के तहत किसी दहशतगर्द की आप कहानियां ग्लोरीफाई करके ऑन एयर प्राइम टाइम टेलीविजन पर नहीं दिखा सकते पाकिस्तान में। पेमरा ने आगे अपनी नोटिफिकेशन में ISPR के इस इंटरव्यू के हवाले से यह भी कहा कि एहसान के इंटरव्यू को होने के बाद पेमरा को इस हवाले से व्हाट्सएप, SMS, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया से बेपनाह कॉल्स और चीजें और इसकी वो उनको कंप्लेंट्स रिसीव हुई, जिसकी वजह से उन्होंने ये बंद किया। उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में कहा है कि दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों में जान की बाजी हारने वाले शोधा अहले खाना एक दहशतगर्द तंजीम के रुकन को किसी भी हैसियत में टीवी स्क्रीन पर देखना ना सिर्फ अजियतनाक होगा, बल्कि एक अस्करी पसंद से कबल आम मुत्तहदा वाकयात की जिम्मेदारी कबूल कर चुका हो, आप उससे इस तरह इंटरव्यू करवा रहे हैं, इस तरह बैठ के कि जिस तरह कि वो कोई खुसूसी आपका यहाँ मेहमान आया हो। सो बहरहाल द चैप्टर इज क्लोज। द ISPR डिड नॉट कम अप विद द क्लैरिफिकेशन कि उन्होंने ये क्यों किया। वाघा बॉर्डर खुद हमला, मलाला यूसुफजई पे कत्ल, गिलगित बल्तिस्तान में 9 गैर मुल्की सियाहों का कत्ल, कर्नल शुजा खानजादा पर खुदकुश हमला, दहशतगर्दी की 10 से ज्यादा और वारदातें और बेपनाह अफवाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान के खून में लपेटा इस शख्स ने और इस ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान को he needs and not be given any airspace. So it's a very good decision by Pemra. Let's take a short break.
वेलकम बैक। नाज़रीन, आज हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब ने, सीनियर एनालिस्ट है, मोहसिन बेग साहब सीनियर एनालिस्ट, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ऑल्सो सीनियर एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। मोहसिन बेग साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहती हूँ। प्लीज काइंडली क्विकली कॉमेंट, ये ISPR ने जो किया है ये क्या था? व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? मेरे ख्याल में ISPR ने शुरू में जैसे ही एहसानुल्लाह एहसान की वीडियो कन्फेशनल स्टेटमेंट जारी की, वो सारे चैनल्स ने दिखाई। उसके बाद मेरी समझ से बाहर है कि उसका इंटरव्यू करवाना और एक चैनल से रिलीज करवाना ये मुनासिब बात नहीं थी। मेरे ख्याल में जैसे आपने कहा, पैमरा ने इसको रोक कर बहुत अच्छा किया, और ISPR को ये नहीं चाहिए इन फ्यूचर भी कि किसी भी टेररिस्ट का, चाहे कोई भी हो, आपने अगर कन्वेंशनल स्टेटमेंट सारे चैनल्स को और पूरे मीडिया को भिजवा दिया तो फिर उसके इंटरव्यू की क्या जरूरत थी? तो मैं समझता हूं कि ये अच्छा इकदाम था कि इसको रोक दिया गया। इस तरीके से ये लोग तो इनकरेज होंगे और इनको किसी सूरत भी टेररिस्ट को इनकरेज और ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। शाहिद लतीफ साहब भी हमारे साथ कनेक्टेड है, मैं उनसे भी बात करती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ब्रिगेड साहब आप भी इस पर जरा कमेंट कर दीजिएगा। सर, हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था 2015 में, जिसकी शिक नंबर 3/3 के तहत यह कहा गया था कि किसी दहशतगर्द को ना एयर टाइम दिया जाएगा ना ग्लोरिफिकेशन दी जाएगी। तो ये क्या था? ISPR का मौकिफ क्या है इसमें? क्योंकि मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी नो कमेंट्स। मेरे ख्याल से दे डू स्टफ एंड देन दे डोंट नो हाउ टू मूव फॉरवर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा ये मामला गलत हो गया ISPR की तरफ से। ये जो भी इदारा है जिन्होंने ये इंटरव्यू फैसिलिटेट किया है, ये तो मैं समझता हूँ गलत है। जहां तक कन्फेशनल स्टेटमेंट का ताल्लुक है, ठीक है, तमाम मीडिया चैनल पे आया, वहां तक तो बात समझ में आती है कि हमने एक्सपोज करना है जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जमातुल एहरार के जो लिंकेजेस हैं रॉ के साथ, अफगान NDS के साथ, वो सारा ठीक है, ताकि अवाम को वो तमाम चीजें पता लगनी चाहिए। और जारी बात है, इंडियन भी मॉनिटर करते हैं, उनको वो भी ये तमाम चीजें देखेंगे कि ये अब चीज वो भी एक्सपोज हो गई बुरी तरह। लेकिन देखें, ये देना एक ऐसे चैनल को, मैं अब जरा मेरी बात सुने जरा, ऐसे चैनल को हम ये दे रहे हैं, इंटरव्यू करवा रहे हैं जिसकी रेपुटेशन है कि वो पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ एक सटल उनका हमेशा कैंपेन चल रहा होता है, उनकी टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ दर्जनों केसेस है, FIRs हैं, उनके कुछ जो एंकर्स हैं उनके खिलाफ केसेस हैं जो कि मुख्तलिफ कोर्ट में चल रहे हैं, रोज हम सुनते हैं। तो मुझे ये बताएं, हमें समझ नहीं आती है कि ये कैसे जो है, मैं तो कहूंगा एक ब्लंडर था, ये एक ब्लंडर हो गया। और पैमरा का फैसला मैं समझता हूं इन प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आई एम ग्लैड कि पैमरा ने इन टाइम Yes, sir, the social media and a lot of anchors and journalists put the pressure, but I'm really मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है। I don't know, ये मौकिफ आपका ठीक है कि बताना होगा कि वो क्या करते रहे और एक दहशतगर्द के मुंह से ये सुनवाना होगा, बट शाहिद लतीफ साहब, if you could also comment on this ताकि we can move forward to the next topic. जी बिल्कुल, मैं तो इस बात को हरगिज़ सपोर्ट नहीं कर सकता कि जब एक रूल बना दिया गया कि जो दहशतगर्द हैं इनको हमने ग्लोरीफाई हरगिज़ नहीं करना, यानी इनको इतना इम्पोर्टेंस हम दें कि टीवी पे आके इनके इंटरव्यूज लें, ये तो हमने तय कर लिया था। और जब ये बात तय कर ली, इन सारी चीजों के बावजूद इस इंटरव्यू को कैसे फैसिलिटेट किया गया, बिल्कुल एक ब्लंडर है और इसका जवाब हमें मिलना चाहिए, ताकि आइंदा इस तरह की गलती कोई जो है वो करने का सोचे भी ना। और बिल्कुल, और खासकर फिर ऐसे टीवी चैनल पे आपको मालूम है कि उस टीवी चैनल लेकिन सर, क्या शाहिद लतीफ साहब जवाब कौन देगा? मैं ISPR को देना चाहिए जी। I spoke to them yesterday, तो they said जी no comments। नहीं, they must। ये इस तरह नहीं है कि ये कह देना कि नो कमेंट, इस तरह आइंदा उनकी जो साख है ये तो उसको नुकसान पहुंचाने वाली बात है कि ये एक्सेप्शंस कैसे, जब एक रूल बनाया, एक चीज तय कर दी गई, और ये इट डजंट मेक सेंस कि आप एक दहशतगर्द को, मकसद ये है कि उस दहशतगर्द की जो असलियत है वो दुनिया तक पहुंचानी है जी। वो आपका मकसद हल हो गया, उसकी वीडियो जो है वो एक आपने क्लिपिंग दिखा दी जिसके तहत वो खुद बाकायदा इकरार कर रहे हैं उन चीजों का, अपना बयान दे रहा है जो कुछ उसने किया। मेरे नजदीक लोगों तक उसका असल जो उसकी सूरत है वो पहुंचाने के लिए वो काफी है। इससे आगे चलना इंटरव्यू का क्या मकसद था, पता नहीं, लिहाजा मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। Nobody is supporting. I think they must give an explanation. Please, the
ISPR must give a clear-cut explanation as to why they did this, and they should not do it because it's unacceptable to the people of Pakistan. ہم اتنے ضرب عزم کی قربانیوں کے بعد اب یہ نہیں برداشت کر سکتے. Not possible. So moving on to the next topic. Mohsin صاحب, if you comment on this, then شاہد لطیف and the Brigadier صاحب will comment. Sir, how do you see یہ جندال صاحب کا جو وزٹ تھا, کیا کوئی بیک ڈور ڈپلومسی چل رہی ہے؟ میرے نالج میں بیک ڈور تو کوئی چینل اس قسم کا نہیں ہے ان کا. یہ میرے خیال میں ان کا ذاتی اور بزنس ٹرپ تھا جو کہ میاں صاحب کے ساتھ یہ کرتے ہیں. تو بیسیکلی اگر آپ بیک ڈور چینل کو ملکی سطح پہ کہیں کہ اس میں ان کا کوئی رول یہ پلے کر سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں بیک ڈور چینل کے لیے بھی آپ کو ہمارے جو عسکری ادارے ہیں اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ کو ان کو لوپ میں لینا پڑتا ہے. جی, پرائم منسٹر صاحب خود ہز اون کوئی کمٹمنٹ یا کوئی بات اسپیشلی انڈیا کے ریلیشن شپ میں نہیں کر سکتے. تو یہ تو ان کا مجھے لگتا ہے بزنس ٹرپ تھا. جیسے آپ نے کہا کہ وہ مری میں کیسے گئے, مجھے لگتا ہے کہ سیر سپاٹے کے پرائم منسٹر صاحب بھی شوقین ہیں, تو انہوں نے کہا ہوگا لیکن صاحب وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ٹائمنگ تو آپ دیکھیں نا بھئی, یہاں آپ کل جوشد کو پھانسیاں دے رہے ہیں, وہاں کشمیر میں سوشل میڈیا بند ہو گیا, کتنے کیا ہو رہا ہے وہاں پر. پھر یہاں احسان اللہ احسان آپ کو کہہ رہا ہے کہ رو اور انڈیا ہمیں فنڈ کرتا رہا ہے. جاسمین صاحب, آپ سمجھتی ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو ان ایشوز کی فکر ہے؟ اس ایشوز پہ وہ کیا رات کو ان کو نیند نہیں آ رہی؟ وہ تو مزے میں ہیں, وہ تو مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, وہ بڑے خوش ہیں کہ ہماری عزت بچ گئی, ہمیں ٹائم مل گیا. اور دیکھیے دونوں ایشوز پہ جو ان کے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, اس سے تو مٹھائیاں بٹ رہی. کوئی شرم والا ہوتا تو خودکشی کر لیتا. تو ان کو ان ایشوز سے وہ مبرہ ہیں. آج تک ہمارا فورن منسٹر نہیں ہے, کبھی انہوں نے فورن آفس سے بریفنگ نہیں لی, کبھی یہ فورن آفس خود گئے نہیں. تو ان کو ان ایشوز سے کیا لگے؟ احسان اللہ احسان کا ایشو انہوں نے عسکری اداروں پہ ڈال دیا. فورن آفس ایک ایسے شخص کے پاس ہے جو بچارے خود سے چل بھی نہیں پراپرلی نہیں سکتے. تو آپ بتائیے, ایسے ملک کا پرائم منسٹر جس کو صرف اپنے کاروبار کی فکر ہو, اپنے بچوں کا لوٹا ہوا جو مال اس ملک ہے اس کو سیو کرنے کی فکر ہو, آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ایسے حالات میں کیا کھانا نہیں کھائے گا اور ایسے لوگوں کو انٹرٹین نہیں کرے گا؟ لیکن یہ ٹائمنگ بڑی عجیب بات. بریگیڈیئر صاحب, کین یو کامنٹ سر, بڑے ٹائمنگ بہت تھوڑی ہمارے لیے عجیب ہے. اور پھر پروٹوکول ایک چیز ہوتا ہے نا, ہمارے تو ملک کے بہرحال وہ وزیر اعظم ہیں, یقیناً ان کے دوست ہوں گے, احباب ہوں گے, ہی ہیز اے سوشل سرکل, بٹ دین ٹو ٹیک ہم انٹو اے تھرڈ سٹی جس کا ویزا بھی نہیں ہے, تو اسلام آباد میں یہ میٹنگ کیوں نہیں رکھی گئی؟ دیکھیں جاسمین صاحبہ, یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ جناب وہ نجی دورے پہ آئے ہیں یا کوئی بزنس کے ٹور پہ آئے ہیں. ہاؤ کین دا پرائم منسٹر آف پاکستان ڈو بزنس؟ اور اسلام آباد سے ان کو لے کے جاتے ہیں مری میں. جب مری میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کوئی چیز چھپائی جاتی ہے, اسلام آباد میں وہ بات چیت نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ جنڈال آیا اس وقت پہ, یہ جبکہ آپ نے دیکھا کہ جنرل میکمسٹر بھی یہاں پہ آیا تھا. اس کے بعد آج ہماری پاکستان آرمی کی ٹیم جو ہے وہ بھی گئی ہوئی, سی ایس اس کو لیڈ کر رہے, کابل وہ گئے ہیں. اور کلبھوشن یادو کا ہم نے کہہ دیا کہ جی اس کو نہیں ملے گا کونسل ایکسپریس کیونکہ وہ تو اسپائی ہے. تو میرا خیال اوور آل افغانستان کے جو حالات ہیں یہ آئے ہیں وایا کابل. میرا خیال ہے یہ اشرف غنی اور پرائم منسٹر مودی کی طرف سے کوئی پرپوزل کوئی بات چیت لے کے آئے ہیں. امریکن پریشر بھی ہے کہ جناب آپ پاکستان انڈیا آپس میں بات چیت شروع کریں اور افغانستان کے حالات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. تو یہ کوئی بیک چینل ہو رہی ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ جناب فورن آفس کیوں لوپ میں نہیں ہے, ہمارے عسکری ادارے لوپ میں کیوں نہیں ہے؟ یہ پرائیویٹ معاملہ کیا ہے کہ مریم نواز صاحب اور پرائم منسٹر جو ساری بات چیت کر رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, آپ کو کیسے پتا عسکری ادارے لوپ میں نہیں ہیں؟ ایم آئی اور آئی ایس آئی کی مرضی کے بعد ان کے ہیلی کاپٹر اور جہاز اڑے ہوں, بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اترے ہیں وہ راولپنڈی میں. نہیں, میں آپ کی بات مانتا ہوں, لیکن اپیرنٹلی لگ تو یہ رہا نہ جائے. دیکھیں یہ تو کوئی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی کوئی آنا چاہیے تھا کہ جناب چلیں, میں یہ کہتا ہوں ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ان کو بھی اس میٹنگ میں بیٹھنا چاہیے تھا کہ پتہ لگے کیا بات چیت ہو رہی ہے. وہ خبر بھی سامنے نہیں آئی ہے. یہ تو پرائیویٹ میٹنگ تھی ان کی. کیا بات کر رہے ہیں, کون سی پرائیویٹ میٹنگ ہے؟ نواز شریف صاحب otherwise also has lost the moral authority to be in office. وہ تو ان کے پاس اب اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کوئی نیگوشیٹ کریں انڈیا کے ساتھ یا انٹرنیشنل ٹور پہ جائیں. بزنس ٹور ان حالات میں آپ کے خیال میں پاکستان کے عوام اس کو کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سر آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟
देखें जी, ये कंटिन्यूएशन है उसी सिलसिले की जिसके तहत आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं एक खुफिया मुलाकात के लिए एक फंक्शन प्राइवेट अटेंड करने प्राइम मिनिस्टर साहब का लाहौर टपक पड़े थे ना। क्या उससे पहले किसी को कानो कान खबर थी? एक प्राइम मिनिस्टर का आना दूसरे मुल्क में, वो प्राइवेट हो या ऑफिशियल हो, आप समझते हैं कि वो खबर जो है उसको खुफिया रखा जा सकता है? और क्यों खुफिया रखें? अगर आप वाकई उसको किसी गेस्ट के तौर पर बुला रहे हैं तो इसमें खुफिया रखने वाली कौन सी बात है? आप कहें कि जी मेरी उनके साथ दोस्ती है, लिहाजा वो मेरे फंक्शन पे आ रहे हैं, तो इसी से जाहिर होता है ना कि आप खुफिया तरीके से क्या काम करने जा रहे हैं। और क्या प्राइम मिनिस्टर का अफगानिस्तान से टेक ऑफ करना और रास्ते में डिसाइड करना कि चलें जी जरा लाहौर से भी होते चलें, क्या ऐसे होता है? इसको तो इसी तरह का रंग दिया गया ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। उन्होंने लास्ट मोमेंट पे कहीं फैसला किया कि जी प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान जो हैं उनके घर पे कोई प्राइवेट फंक्शन हो रहा है, तो बस मेरा दिल कर रहा है कि मैं रास्ते में जरा ये फंक्शन भी अटेंड करता जाऊं। देखिए, ये लोगों के आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। बिल्कुल यही काम इस मरतबा भी हुआ है, यानी किसी को कानो कान खबर नहीं। और देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब का एक ओहदा जो है उस पर इस तरह नहीं होता कि जी ये निजी है, ये प्राइवेट है, लोगों की नजरों से ओझल रखें इसको। इस तरह प्राइवेसी नहीं होती जब आप इतनी बड़ी गद्दी पर बैठते हैं। मुझे ये बताएं शाहिद लतीफ साहब, इन योर पॉइंट ऑफ इन योर व्यू, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस विजिट? आपको लगता है वो कोई पैगाम लेके आए हैं, कोई कारोबार के सिलसिले में आकर आए हैं? तो चले वो तो उनका अपना मैटर होगा, लेकिन पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात के हवाले से मोदी साहब का कोई मैसेज आया है, समथिंग ऑफ द सॉर्ट? जी, ये एक मुझे लगता है कि एक कोशिश की जा रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से। इस वक्त जिन परेशानियों का शिकार है हिंदुस्तान, उसमें आप देखिए कश्मीर के मामलात उनके काबू नहीं आ रहे, फिर कलभूषण वाला मामला जो है उसके ऊपर वो काउंसलर एक्सेस नहीं उनको मिल रही, फिर ये एहसानुल्लाह एहसान सर, अभी एक इंडियन सहाफी ने ट्वीट किया, तो मैंने कहा आप लोग सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इशू, तो मैं अभी खैर आई एम जस्ट गोइंग टू चेक द ट्विटर अभी माई सेल्फ ऑल्सो, बट ये पता है उनको कहा है कि जी जंदाल को प्राइम मिनिस्टर के बेटे ने और उसके साथ साथ राहील मुनीर ने रिसीव किया है, जो कि चौधरी मुनीर के बेटे हैं। ये दोनों ने रिसीव किया है उनको, जंदाल को। हाँ, तो वो कोशिश यही की जा रही है ना कि इसको एक बिल्कुल प्राइवेट विजिट का रंग दिया जाए और कहा जाए जनाब कि उनकी पुरानी दोस्ती है। यही ट्वीट आई है ना प्राइम मिनिस्टर साहब के घर की तरफ से मरियम नवाज साहबा की कि जी पुराने दोस्त हैं, तो इसमें कौन सी अचंभे वाली बात है? यानी देखें, मैं इसीलिए एक बार बार कह रहा हूं कि इसको इस तरह खुफिया रखना, आपकी दोस्ती है, मिलना चाहते हैं, मान लिया अगर ट्रैक 2 भी है तो उसके बारे में भी इस तरह लोगों से छुपाना और इस्लामाबाद से भाग जाना कि मरी में कहीं पहाड़ों में जाके छुप के कोई आपस में बातचीत कर ली जाए, वो तो सोशल मीडिया पे आजकल के जमाने में इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरह हाइड नहीं की जा सकती। लिहाजा जब मंजर पे आ गया तो फिर उसकी एक्सप्लेनेशन शुरू हो गई। तो वो जो इस तरह की बातें हैं कुदरती बात है। लेकिन शाहिद लतीफ साहब, आपको लगता है कि ये मतलब खुफिया इदारों की नॉलेज के बगैर हुआ होगा? तो मुमकिन नहीं है ना। देखें, अगर खुफिया इदारों का नॉलेज इस तरह शायद नहीं होगा कि उनसे अप्रूवल लिया गया। मैं ये समझता हूं कि इस तरह की स्मार्टनेस की कोशिश की जाती है कि इसको देखें ना, वीजा तक वो लास्ट मोमेंट पे आप वीजा दे दिया गया 25 तारीख को, और 25 तारीख को वीजा दे दिया गया, यानी 2 दिन पहले की बात है ना ये जी। और 2 ही दिन उन्होंने गुजारे हैं। तो ये लास्ट मोमेंट पे अगर आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी जो आना है वो तो लास्ट मिनट तक किसी को नहीं पता था, इसीलिए फिर वहां किसी को बुलाया ही नहीं गया। यानी कोशिश अपनी तरफ से यही की गई कि किसी को पता ना चले, किसी को बुलाना नहीं है। तो कोई सीक्रेट यानी कि डिस्कस हो रही थी। 2 और इंपॉर्टेंट इश्यूज इसी से कनेक्ट बात कर लेते हैं इस पर, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मोहसिन बेग साहब, ये बताएं कि ये मामला तो हो गया, इससे 2 चीजें हो सकती हैं। इन शॉर्ट इस पे बता दें ताकि थोड़ा मैं डॉन लीग्स पे भी बात करूं। प्राइम मिनिस्टर इतने कॉन्फिडेंट हैं इस वक्त, बिकॉज देखें ना राहील मुनीर कौन है, ये आपको भी पता है कि उनके 2 रिश्ते हैं। कल मैंने स्टोरी भी ब्रेक की है, ट्वीट भी की है। नवीद मुख्तार भी उनके रिश्तेदार हैं, मरियम साहिबा भी अब रिश्तेदारी में है। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, तो फिर ये बिजनेस मीटिंग हो सकती है या वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो डॉन और पनामा दोनों से निकल गए हैं, नाउ ही इज गुड? देखिए, निकले तो नहीं है, लेकिन एक चीज ज़हन में रख लीजिए, इनकी अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री देखें
नवाज शरीफ साहब की जी, तो यहाँ तो बंदा बहुत ही डम हो सकता है कि वो ऐसी किसी चीज को फील ही न करे और चुप करके अपने मजे में रहे और अपना बिजनेस करता रहे और अपनी दावतें उड़ाता रहे। तो मेरे ख्याल में मेरा जो आइडिया है कि डम होने का, वो बिल्कुल ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की बदकिस्मती समझ लीजिए कि थर्ड टाइम ऐसा ही लीडर इस मुल्क को मिला और आगे का कुछ पता नहीं है। तो दोनों इश्यूज खत्म नहीं हुए, बिल्कुल मौजूद हैं और जो भी फैसला है उस पर अगर आप बात कर। चले, पनामा तो मौजूद है, मैं मानती हूँ। JIT का वेट कर लेते हैं, प्रेशर बढ़ेगा। मैं थोड़ा सा डॉन पे बताएं सर। हर रोज मैं सुनती हूँ अगले 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी, तफसीली मीटिंग होगी। मसला क्या है आखिर? मसला बहुत बड़ा है जी, जैसा कि इनकी आदत है, इसीलिए ऐसे लोग इनका साथ भी देते हैं कि अपने लोगों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। उन्होंने अपनी साहबजादी को तो क्लियर करवा लिया, उसका नाम जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं, जो मीडिया पे भी चल रही हैं, कि उनका मरियम साहिबा का नाम उसमें क्लियर हो गया। अब वो परवेज रशीद साहब को बचाना चाह रहे थे। ये भी इत्तला थी कि ये हजरात दोनों मिले भी हैं अस्करी इदारों से और अपनी सफाइयां और माफियां भी पेश की। तो अगर इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीज जो इनको या इनके लोगों को नुकसान दे सकती है, आज भी चौधरी निसार साहब उनसे मिले, कल भी मिले थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की है इसको पब्लिक किया जाए, उनके ऊपर अस्करी इदारों का प्रेशर और है। प्राइम मिनिस्टर ने नहीं, कहाँ है प्रेशर? एक सेकंड, ये तो बात मुझे ब्रिगेड साहब आप बताएं, है कोई सा प्रेशर डॉन के हवाले से या आगे बढ़ने वाली बात? मुझे याद है वो ISPR ने कहा था ना, अब बस ये कुलभूषण और डॉन से आगे बढ़ना होगा। नहीं, देखें, बड़ा सख्त प्रेशर, ऐसी कोई बात नहीं है कि डॉन वाला मामला खत्म हो गया है। Okay. देखें, अगर ये वाली इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जो हम समझते हैं कि वो मैनेज्ड है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्योंकि 7 में से 5 बंदे तो इनके थे, ठीक है ना जी। अगर ये जो भी इसमें कल्प्रिट आइडेंटिफाई होते हैं, अगर उनको फौज अरेस्ट करती है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्राई करती है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 1 घंटे के अंदर इंटेरोगेशन में वो सब बता देंगे कि एक्चुअल कंस्पिरेसी क्या थी और इस साजिश के पीछे कॉन्स्पिरेटर्स कौन थे, बेशक वो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो बेटी है वो क्यों ना हो। तो सर इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज के तहत वो नहीं उठा रहे? दूसरा मेरा फिर माजूद के सवाल है, कॉम्प्रोमाइज के तहत वो नहीं उठा रहे? नहीं, मैं आपको बताता हूं ना। देखें, 2 रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक जो ओरिजिनल जनरल वाहिल शरीफ की रिपोर्ट थी जो उन्होंने विद इन डेज प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट की थी, वो रिपोर्ट मंजर आम पे आनी चाहिए और ये वाली रिपोर्ट पे आनी चाहिए। आपको पता लग जाएगा कि कंटेंट्स कैसे चेंज किए गए, आपको पता लग जाएगा क्या इख्तलाफ था और कैसे वो कंसेंसस या कॉम्प्रोमाइज पे गए हैं। तो गए हैं, लेकिन अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरा पॉइंट रह गया। नहीं, ब्रिगेडियर साहब आपका पॉइंट तो आ गया। माजरत के साथ आपने कहा JRS के जमाने में एक रिपोर्ट आई थी, तो फिर वो या तो वो पहले वो फैब्रिकेटेड होगी तभी उस पर फर्दर इंक्वायरी हुई और अब बाजवा साहब के जमाने में दूसरी रिपोर्ट आ रही है, या फिर ये रिपोर्ट ठीक होगी और वो गलत होगी? क्या मतलब है इस बात का? देखें, ये तो मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट से गलती इधर हुई है कि इन्होंने इस इंक्वायरी का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ से निकाल के प्राइम मिनिस्टर हाउस में दे दिया, जहां पे एक्चुअली ये तमाम साजिश हुई थी और जहां के प्राइम मिनिस्टर साहब के जो ब्लू आइट थे वो इसमें मुलव्वस थे। मैं समझता हूं कि ये इसका इनको खुद करना चाहिए था, बल्कि शुरू में इनको चाहिए था जो सस्पेक्ट अक्यूज थे उनके पास एविडेंस था, ऑडियो वीडियो जो था, उनको अरेस्ट कर लेते तो मामला ठीक हो जाता। उन्होंने कंट्रोल के हाथ दे दिया। नहीं, ये बात नहीं है सर। वी जस्ट कांट ब्लेम वन पार्टी, बोथ ऑफ देम आर इक्वली टू बी ब्लेम्ड। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर शाहिद लतीफ साहब, वी हैव डन अ कपल मेनी शोज ऑन दिस। एक्चुअली आई एम काइंड ऑफ डन विद दिस टॉपिक बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं होने वाला। तो पीपल आर सेइंग हैशटैग चला के कि भाई फौज और PM में मुक हो गया। इज दैट ट्रू? नहीं जी, पहली बात तो ये कि अभी तक चूंकि पूरी रिपोर्ट सामने नहीं आई, आई थिंक इट विल बी अ प्री मैच्योर कंक्लूजन, इसलिए हम ये तो हरगिज बात नहीं कर सकते। अभी चंद दिन पहले आपको याद होगा कि जब DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके अंदर से जब सवाल पूछा गया कि जी ये बात क्या सही है कि जज साहब इस JIT को जो लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा था, यानी सवाल ये पूछा गया था कि जी ये जो फैसला है लेट आने की क्या ये वजह है कि उनमें आपस में मेंबरान जो हैं उनमें इत्तफाक राय नहीं हुआ? क्योंकि आपके इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि जब तक आपस में कंसेंसस इत्तफाक राय नहीं होगा इसका फैसला बाहर नहीं आएगा। मैं समझता हूं इससे भोंडा मजाक किसी इंक्वायरी के साथ
स्टार्ट में नहीं किया जा सकता। लेकिन सर फिर उसका चौधरी निसार साहब ने जवाब भी दिया ना, उन्होंने कहा वो ISPR के उस वक्त हेड नहीं थे और उनको जिस बात का पता नहीं है वो उसमें ना बोले। नहीं, देखिए वो आप ठीक कह रही हैं। बात यह है कि ये जवाब इससे भी बेवकूफाना जवाब था। ISPR को जो हेड करता है वो एक 2 स्टार जनरल है। ठीक, अगर वो उस कमेटी में नहीं था और आज जो बात कर रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि वो इतना इल इन्फॉर्म्ड है कि उसको पता ही नहीं कि उस कमेटी में क्या बात हुई थी? उसने तो कैटेगोरिकली कहा कि जनाब इस तरह की बात नहीं है, उसने डिनाई कर दिया। तो सर बात क्या है फिर शाहिद लतीफ साहब? रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आ रही? नहीं, एक बात तो ये है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो सामने आ गया। वो जो हम बात करते हैं क्या वो आपस में मिल गए? अगर ऐसा होता, मिल जाए, अल्लाह करे मिल जाए, एक पेज पर तो आए कम से कम। नहीं, अगर ऐसा होता तो उस दिन DG ISPR कहता है हाँ जी बिल्कुल कंसेंसस की बात हुई थी और कंसेंसस का इंतजार हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये नहीं कह सकते कि खासकर वो जो 2 मेंबरान आपकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के हैं, DG वो जो ISI का एक मेंबर और MI का एक मेंबर, उनको इस जुर्म में शामिल कर लिया जाए कि जनाब वो भी शामिल हो गए। यानी इत्तफाके राय से रिपोर्ट आना ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता। Yes, we agree, शायद कोई एक कमीशन बता दे। We agree, but the fact of the matter is जिन लोगों के नाम लगाए जा रहे हैं, those people are resisting। वो ये कह रहे हैं आप हमें क्यों कुर्बानी के बकरे बना रहे हैं भाई? जी, अब हम उस तरफ आ रहे हैं। जी, एक तरफ तो वो लोग खुद चिल्ला रहे हैं कि आप हमें कुर्बानी का बकरा क्यों बना रहे हैं। उनकी बात बिल्कुल बजा है क्योंकि वो मुजरिम नहीं है। मेरे मुताबिक सबसे पहले तो ये बताया जाए कि जो लोग अंदर, क्योंकि आफ्टर ऑल ये कहानी अंदर से बाहर गई है ना। yes. और दूसरी बात ये कि कहानी जो है फैब्रिकेट की गई, यानी झूठी कहानी। तो पहली बात ये कि अंदर वालों में से किसी ने क्या झूठी कहानी बनाई, वो कौन था जिसने बनाई? इस झूठी कहानी को आगे किसको पास किया गया? वो झूठी कहानी आगे शाया किसने करवाई? अब आपने कुर्बानी का बकरा उनको बना लिया ये कह के कि जी इनकी जिम्मेदारी थी ये उस कहानी को। Let me ask you a very short question, but I just want to know this. Why is the army not pushing on this? What's the problem now? I think let the detailed decision come. Okay. ये सवाल बिल्कुल वैलिड है और सिर्फ आपका नहीं है। मेरे मुताबिक सबसे पहले कोर कमांडर्स को ये सवाल करना होगा। ये वही कोर कमांडर्स हैं जिन्होंने उस वक्त कहा था जब ये डॉन लीक का मामला आया, तो याद है उन्होंने क्या कहा था? नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है। उन्होंने कहा था ये कौमी सलामती पर ज़रबेकारी है। ये अल्फाज मैं दोहरा रहा हूं, एग्जैक्ट, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा। ज़रबेकारी है। ठीक है, लेकिन सर इसका मतलब फिर नहीं, माजरत के साथ इसका मतलब ये है कि ब्रिगेडियर साहब आप इस पे कमेंट कर दें सर, बल्कि मोहसिन आप पहले इस पे कमेंट कर दें सर। माजरत के साथ लगता ये है कि हर 3 साल बाद ना जब वो क़यादत बदलती है तो कौमी इंटरेस्ट भी बदल जाते हैं। तो कौमी इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट नहीं होते हैं जो पहले होते हैं और बाद में होते हैं। अब हम कंफ्यूज हैं। नहीं, मेरे ख्याल में जहां तक आर्मी की बात है वहां तो अगर कमांड चेंज हो, लेकिन GHQ इज द मेन पॉलिसी मेकर, वहां पॉलिसी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, चाहे क्यादत ऊपर बदल जाए, कमांड बदल जाए। लेकिन सिविलियन साइड पे सिविलियन साइड पे तो अल्लाह ही हाफिज है। जो पॉलिटिकल पार्टी आती है, जो बरसरे इक़्तिदार आता है, वो अपने Why do we keep on blaming the poor civilians only? आप क्या बात कर रहे हैं भाई? अगर वो ये कह रहे हैं कि कारी ज़र्ब थी, इट वाज अ नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच, पाकिस्तान में क़यामत आ गई थी, तो फिर उठाते ना, क्यों नहीं उठाया उन बंदों को? उठाया। आप देखिए 1 या 2 दिन से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर हाउस इसको होल्ड नहीं कर सकेगा। इसको पब्लिक करना पड़ेगा उनको, और उसके बाद ये रेकमेंड भी करना पड़ेगा कि जो लोग शामिल हैं उस रिपोर्ट के मुताबिक उनको क्या सजा दी जाती है। इसका कुछ भी नहीं होने वाला, मैं आपको बता रही हूँ। छोड़ दे इस टॉपिक को। मेरी बात जी ब्रिगेडियर साहब प्लीज गो अहेड सर। देखें, पहले बात ये समझें कि बेशक आर्मी चीफ और DGI से नए आए हैं, लेकिन ये प्लीज डू नॉट फॉरगेट सर दे वर बोथ द कोर कमांडर्स। प्लीज लेट्स नॉट से दैट। नो, दे वर बोथ पार्ट ऑफ द कोर कमांडर्स मीटिंग। एग्जैक्टली माय पॉइंट। सो नए नहीं आए तो लिहाजा वो जितनी डिसीजन मेकिंग पहले हुई है, जितने बयान पहले कोर कमांडर मीटिंग के आए जनरल राहील शरीफ के दौर में भी, वो बिल्कुल उनकी सपोर्ट है, वो उसमें इन्वॉल्व हैं, वो उसमें शामिल हैं। ठीक, लेकिन मैं अब आपसे खुल के बात करता हूं। प्लीज डू। देखिए, मसला सारा ये है, सबको पता है, पूरी कौम को पता है, हमारे अस्करी इदारों को पता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डज नॉट वांट कि इस डॉन लीक्स में उनकी जो बेटी है मरीम नवाज साहिबा, जो राइवेंट की फ्यूचर पॉलिटिकल फ्लैग बेरर है, उन पे किसी किस्म का ब्लेम आए। बात सारा ये है, इसलिए स्केपगोट ढूंढे जा रहे हैं। सर एक सेकंड सर, कता कलामी माफ, मेरी बात सुने। अब जब रिपोर्ट आई ही नहीं है तो आप कैसे उनकी साहबजादी पे इल्जाम लगा सकते हैं? और साहबजादी तो मीटिंग में भी नहीं थी।
और भाई हम लेकिन जैस्मिन मेरी बात भी सुन लीजिए, पहले मीडिया में ये खबरें नहीं आई हैं। मीडिया में खबरें आई हैं ना सर, मीडिया में नहीं, मीडिया में बहुत खबरें आई हैं, लेकिन यू हैव टू गिव अस प्रूफ सर। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में थोड़ी आप किसी को भी कहे कि जी इसने सिक्योरिटी ब्रीच कर दिया। वेरी गुड। तो फिर ये रिपोर्ट पब्लिश करें, जनरल राहिल शरीफ की रिपोर्ट पब्लिश करेंगे तो पता लग जाएगा कॉम्प्रोमाइज किधर हुआ है, कहां पे मामला जो है वो डिविएट। सर आप जरा रुके। अब मोहसिन आप तो कह रहे थे जीएचक्यू की पॉलिसी एक रहती है, तो ये जीआरएस की रिपोर्ट और बाजवा साहब की रिपोर्ट अलग दो रिपोर्टें कैसे हो गई? नहीं, दो रिपोर्टें नहीं है, बिल्कुल दो रिपोर्टें नहीं है। वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी जो राहील साहब ने प्राइम मिनिस्टर हाउस को दी, उसके बाद ये कमीशन बनाया गया। अब जो फाइनल रिपोर्ट आ रही है वो आने दीजिए। आपने कहा सिविलियन अदारों को ब्लेम मत कीजिए। आप मुझे ये बताइए, पनामा लीक में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में मरियम नवाज कैसे गायब हो गई? वो तो वहां डिफेंड कर रही थी थ्रू लॉयर, उसका नाम कैसे निकल गया? वो नाम कैसे निकाला गया सुप्रीम कोर्ट पनामा केस में? नहीं, नाम नहीं निकला, तो नहीं निकला। शायद लतीफ साहब आप कमेंट करना चाहेंगे सर इस इशू पे कि इट्स अ डेड इशू नाउ? नहीं जी, नहीं, आई एम सॉरी, इट्स नॉट अ डेड इशू। ऑब्वियसली मेरे मुताबिक देखें, इसका सोल्यूशन आर्मी जो है उसको इसका जवाब देना होगा। इसीलिए मैंने रेफर किया कि जो अगली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, आप देखें आर्मी चीफ जहां भी अपने यूनिट्स में जाते हैं उनसे ये सवाल नहीं पूछा जा रहा क्या यंग ऑफिसर्स और जो अदर रैंक्स हैं उनमें लोग बिल्कुल खड़े होकर बड़े बोल्ड तरीके से ये इसके बारे में सवाल करते हैं या नहीं? तो क्या आप समझती हैं कि ये सवाल दबा दिया जाएगा? मैं नहीं समझता। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अगली मर्तबा यही कोर कमांडर जिन्होंने कहा था कि ये हमारी कौमी सलामती पर ज़रबेकारी है, मैं समझता हूं कि गलती इस जगह हुई कि ये आप अगर अपना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी ले लें, उसके अंदर इस चीज को डील करने के बारे में आपको पता है कि कम अज कम सजा जो है वो 14 साल है, and the penalty can go up to death. Sir, they could have been picked up if it was I'm sorry, I have to conclude the show, sir. Time nahi hai. We're going to talk about this issue and others to come. I would like to thank my guest today. लेकिन अगर ये वाकई इतना संगीन और संजीदा इशू था कि इस पे इतनी ज्यादा ग्रेव किस्म के क्वेश्चन मार्क्स थे, then people who have breached the national security should have been picked up. The fact of the matter is they were not picked up. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।